चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो एक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया कि अभी तक जो क्वेश्चन बनेगा एलपीपी में तो वो अपने पास बन सकता है ग्राफिकल मेथड से, लेकिन आजकल वो क्या कर रहा है कि ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन नहीं पूछ के वो आपसे अलजेब्रिक अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन उसमें क्वेश्चन आप उसको ग्राफिकल से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके ऑप्शन वो चेंज कर दे रहा है। मतलब क्या होगा, क्वेश्चन तो वही 2 वेरिएबल में दे देगा, तो जब 2 वेरिएबल में देगा तो अपना मन क्या करता है कि सर अपन इसको ग्राफिकल से सोल्व कर लें। लेकिन अभी हमने ग्राफिकल में पढ़ा है तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि भाई उसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और उसके पास इनफिजिबल रीजन कब आएगा या इनफिजिबल सॉल्यूशन कब आएगा, ये देख लिया। फिजिबल सॉल्यूशन में फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट कब मिलेंगे या मतलब मोर देन वन कब मिलेंगे, या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होगा, बाउंडेड सॉल्यूशन कब होगा, ये सारी चीजें हमने इसमें कर लिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बना हुआ है काफी बार, तो एक क्वेश्चन टाइप अपनी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन जो अभी ज्यादातर वही पूछा जा रहा है एग्जाम में कि भाई यहाँ पे 2 वेरिएबल में अगर हमें कोई एलपीपी दे रखी होगी तो हम उसको ग्राफिकल सोल्व तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन वो चेंज कर देता है कि भाई बताओ ये सॉल्यूशन है वो डीजनरेट है कि नहीं है। ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने, कहीं पे कह देता है नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिर डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऐसे वर्ड अपन को उसमें देखने को मिलेंगे। तो वो जो अप्रोच होती है वो अलजेब्राइक अप्रोच होती है, और उसी अलजेब्राइक अप्रोच से अपन आगे सिंप्लेक्स मेथड में चले जाते हैं। तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है ये हमें आज तय करना है कि सर हमें अगर अलजेब्राइक अप्रोच से अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसका मेथड क्या होगा, फिर उसी चीज को अपन ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं डायरेक्टली। ये चीज हमें एग्जाम में पूछी जाती है कि उसको सोल्व करने में कितना टाइम लगता है और उसको अपन ग्राफिकली उसी चीज को कैसे देखें कि अलजेब्राइक अपन को सोल्व करना ही नहीं पड़े, अपन ग्राफिकल से देख के उसको बता दें। तो इनमें आपस में रिलेशन अपन को आज फाइंड आउट करना है। यहां से एक क्वेश्चन 100% आना है। आप देखना जाके अपने पेपर उठाओगे तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैंने आपसे बोला इसी टाइप का। बात समझ में आ गई? तो यहां से मैंने इसमें कहां तक लिखवा दिया था, थोड़ा आइडिया दे दो। तो अपन ने ये कर लिया था शायद, जहां तक मेरे को याद है कि ए जो है हमारे पास अलजेब्राइक अप्रोच चल रही थी, इसमें ए जो है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी अपने पास। ठीक है, और यहां पे x लिया था n क्रॉस 1 का, और यहां पे ये b वेक्टर लिया था हमने जो हमारे पास m क्रॉस 1 का आ जाएगा। तो a मैट्रिक्स है, इसकी रैंक हम क्या लेके चले थे, m लेके चले थे जो सर लेस देन n था। ठीक है, तो इसकी रैंक m है तो सर इसमें कॉलम n है, तो li कॉलम कितने होंगे, इसमें m होंगे। तो वो हमने बना लिया था कि सर इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं C1 C2 Cm और Cm+1 एंड Cn, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये n कॉलम होंगे उसमें, और यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होते हैं सर वो x1 x2 एंड xn, ये हमने बनाया था, याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक m है तो इसमें m li कॉलम होंगे, तो जो li कॉलम है उनके करस्पॉन्डिंग भी वेरिएबल होंगे, और जो ld कॉलम है उनके करस्पॉन्डिंग भी वेरिएबल होंगे अपने पास, हाँ या ना। ठीक है, तो ये जो li कॉलम हमने लिए हैं C1 से लेकर कितने सर Cm तक, क्योंकि हमने रैंक m ली है तो मैंने ये मान लिया, जरूरी नहीं कि आप यही m li कॉलम हो, इस पूरी मैट्रिक्स में कोई भी m li कॉलम आप ले सकते हैं। ठीक है, उन m li कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल होंगे इन वेरिएबल्स को कहा जाता है बेसिक वेरिएबल। क्या कहा जाता है, बेसिक वेरिएबल। तो ये जो m वेरिएबल हैं जो li कॉलम के करस्पॉन्डिंग होते हैं इनको कहा जाता है बेसिक वेरिएबल। ये लिखवा दिया था मैंने। और यहां ये जो बचे हुए 9 जो हमारे पास कॉलम ld होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होते हैं इनको नाम दिया जाता है बच्चों नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स मिलती है हमें m, जिसकी यहां पे अपन एक मैट्रिक्स बनाते हैं, सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जो जिसकी रैंक क्या होगी, m रैंक होगी, इस मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है, ये मैंने लिखवा दिया था बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो ये अपने पास हो जाएगी यहां पे बेसिस मैट्रिक्स। जो हमारे पास है इसमें आप इसको कोई सब मैट्रिक्स बना के नाम दे सकते हैं जिसकी रैंक क्या है, m है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि अगर हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो यहां पे कितनी बेसिस मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन? NCM बना सकते हैं, ये मैंने बताया था। तो यहां पे एटमोस्ट कितनी बना सकते हैं? NCM, क्योंकि एग्जैक्टली NCM बनेंगी जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मान लो आप जो भी यहां पे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई थी, तो इसमें आप हर 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स लें तो उसकी रैंक हमेशा 3 आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है उसकी रैंक कम हो जाए, लेकिन हमें तो रैंक कितनी जरूरत है? m रैंक। तो m रैंक रखने वाली जितनी भी आप मैट्रिक्स बनाओगे उस मैट्रिक्स को हम बेसिस मैट्रिक्स नाम देते हैं, और ये एटमोस्ट कितनी बन जाती है? NCM। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसमें कि नंबर ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ बेसिस मैट्रिक्स एट मोस्ट, या ऐसे लिख सकते हो, हाँ ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ बेसिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एट मोस्ट NCM, ये बना सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिक वेरिएबल हो गए, ये नॉन बेसिक हो गए। तो यहां से जब भी आप ये जो अपने पास m वेरिएबल है, क्योंकि देखो जब भी अब आपके पास जो मैट्रिक्स मिल रही है जिसकी रैंक m लेके चल रहे हैं, तो जब अपने पास ये जो सिस्टम है ये तो n क्रॉस m का है, m क्रॉस n का सिस्टम लिया हुआ है, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? n वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है? m है। तो सर अगर m इक्वेशन है, n वेरिएबल है, तो आप इस सिस्टम को सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर मैं ये कह दूं कि भाई m अगर हमारे पास इक्वेशन हो जाए और m ही वेरिएबल हो जाए, तब तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल हैं इनको अपन क्या पुट करते हैं? सबको 0 पुट करते हैं। यानी कि जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, और ये कौन कौन से हैं नॉन बेसिक वेरिएबल? ये अपने पास है सर xm+1 से लेकर xn तक, इन सभी को अपन क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। और क्यों रखा जाता है 0? क्योंकि सर ये 0 रख देगो तो आप यहाँ पे कितने वेरिएबल बच जाएंगे? आपके पास m वेरिएबल बचेंगे और m इक्वेशन होंगी। अब आप इनको आप सोल्व कर सकते हैं, और ये जो आप x1 x2 xm के मान निकालोगे और बाकी वेरिएबल्स का मान 0 रखोगे, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा x, जिसमें x1 का मान होगा जो भी आप फाइंड आउट करेंगे, x2 का मान आप फाइंड आउट कर लेंगे, और सर यहां से xm का मान फाइंड आउट कर लेंगे, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो 0 पुट करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 0। और सर ये जो वेरिएबल आपको ये जो सॉल्यूशन मिलता है x, इसी सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये? बेसिक सॉल्यूशन। तो आप लिख सकते हैं इस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाता है? बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या बना बताओ? कौन सा सॉल्यूशन बना बेसिक सॉल्यूशन? सर उसमें जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल हैं उनको हम शून्य यानी 0 पुट करते हैं, और बाकी जो अपने वेरिएबल्स हैं जो बेसिक वेरिएबल है उनको अपन सोल्व करते हैं। और ये जो वेरिएबल अपना जो सॉल्यूशन बनता है जिसमें m जो बेसिक वेरिएबल है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो बचे हुए हमारे पास n-m वेरिएबल हैं उनको अपन 0 पुट कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन आता है इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है बेसिक सॉल्यूशन। क्या ये जो बेसिक सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा फिजिबल होना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि फिजिबिलिटी कब आएगी? ये जो बेसिक सॉल्यूशन का मतलब समझ गए? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर उसमें जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनको 0 रखते हैं और बाकी वेरिएबल्स का मान फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो एक सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेसिक सॉल्यूशन मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो बेसिक सॉल्यूशन आपको मिलता है क्या हमेशा ये फिजिबल होगा? फिजिबिलिटी कब आती है किसी सॉल्यूशन के पास? याद करो, शुरुआत में मैंने ग्राफिकल में पढ़ाया था आप लोगों को, हाँ, कि सर वो वहां पे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना चाहिए। मतलब ये जितने भी xi आपने निकाले x1 x2 xm,
ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब ये क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब ये सारी चीज मैं लिखवा देता हूं, पहले आप यहां तक लिख लें कि बेसिक सॉल्यूशन, अब ये इनकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ज्यादा लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, कोई काम नहीं आएगी, आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे अब बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब क्या हुआ कि सर उसमें जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनको आप 0 रखो और जो बाकी बचे हुए बेसिक वेरिएबल है उनके आप वैल्यू निकाल लो, तो ये जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ये सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। अब अगर मान लो इसमें से x1 x2 xm है, x1 x2 xm इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो जरूरी नहीं है वो वैल्यू क्या आएंगे हमें नहीं पता, हो सकता है वो नेगेटिव आ जाए, हो सकता है सारी की सारी पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है उनमें से कोई 0 हो जाए। तो इनके बेस पे आगे अलग अलग डेफिनेशन बनती है कि कब ये फिजिबल हो जाएगा, कब ये डिजनरेट हो जाएगा, कब ये नॉन डिजनरेट हो जाएगा। लेकिन आपने ये एक चीज देखी कि सर ये जब भी हम बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये जो हमारे पास n आपने वेरिएबल बेसिक वेरिएबल लिए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें एक यहां पे क्या मिल रही थी, बेसिस मैट्रिक्स। उस बेसिस मैट्रिक्स की रैंक हमेशा m होनी चाहिए। अगर उस मैट्रिक्स की रैंक m नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कभी भी बेसिक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आप मान लो आगे अपन अगर बेसिक सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे जब भी, तो वहां जो भी आप m रैंक की जो मैट्रिक्स लेंगे तो वो जो भी मैट्रिक्स आप बनाएंगे वो m रैंक की होनी चाहिए, तभी आप उसमें m वेरिएबल है वो फाइंड आउट कर पाएंगे इसमें। तो अपन देखेंगे इसकी प्रोसेस क्या होती है, लेकिन यहां तक समझ में आ गया क्या कि बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, लिखें इसमें आप। तो इसमें प्रोसेस यही था कि सर कोई भी m रैंक की मैट्रिक्स है तो वहां पे अपन एक बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसमें x1 x2 xm जो वेरिएबल है वो बेसिक वेरिएबल होंगे और बाकी जो बचे हुए नॉन बेसिक वेरिएबल को अपन क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे या 0 रखेंगे। लिख लो इसको, वैसे यहां तक तो लिखवा दिया था मैंने, ये बातें लिख लो आप। बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन इसमें ये लिख लो। अब इसमें आता है कि ये बेसिक सॉल्यूशन कब फिजिबल बनता है और कब इसमें डिजनरेट आता है, डिजनरेसी आती है, नॉन डिजनरेसी, ये हमें पता करना है। तो लिखें इसमें आप फर्स्ट क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, मान लो देखो बेसिक सॉल्यूशन मान लो हमें मिल गया, तो बेसिक सॉल्यूशन अगर मिला तो यहां पे अगर मैं ये कह दूं कि जितने भी xi आपने लिए हैं ये सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं, सुनना इधर, और साथ में जो i है वो वेरी करेगा सर 1 to m, तो इसी बेसिक सॉल्यूशन को आप नाम दे देंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, जो हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, इसमें अगर एक भी xi 0 मिल जाए तो ये डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डीजनरेट का केस कब आता है, जब कोई भी आप बेसिक वेरिएबल जो फाइंड आउट करते हैं उन बेसिक वेरिएबल में कोई वेरिएबल 0 हो जाए, कोई भी एक 0 हो जाए, तो वही जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है वो डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। एक कोई भी एक 0 हो जाए और अगर सारे नॉन 0 आ जाते हैं वो नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो डीजनरेसी कहां से, अब देखो यहां से अपन ने फिजिबिलिटी कहां से लाए अपन कि सर सारे के सारे पॉजिटिव या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोई भी, तो ये फिजिबिलिटी आ गई। अब अगर मैं ये कह दूं कि देयर एग्जिस्ट xi सच दैट xi इज 0, अगर कोई भी एक i ऐसा मिल जाए, अगर कोई भी एक i ऐसा मिल जाए कि xi 0 होगा तो यहां से ये क्या बन जाता है, डीजनरेट बन जाता है। और यहां से दूसरा केस एक और क्या बना सकते हैं कि फॉर ऑल xi ग्रेटर देन 0, और किन के लिए, i है जो 1 to m हो जाए, तो ये क्या बन जाता है, नॉन डीजनरेट। ये 3 केस बनते हैं। थ्योरी इसमें इतनी है, अब इसको अपन ने ग्राफिकल को और इसको अपन को क्या करना है, मिक्स करना है। बात समझ में आएगी नहीं, तो लिखें आप इसमें, पहले यहां तक लिख लो, इसको लिख लिया क्या सबने, इसको तो ये हटा देता हूं मैं, लिखें
अब इसमें फर्स्ट लिखें कि बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में क्या लिखा मैंने, सारे एक्स आई क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और आई क्या हो जाएगा 1 to m, तो ये बन जाएगा फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और यहां पे ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा डीजनरेट, डीजनरेट, डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। और यहां पे आप लिखेंगे नॉन डीजनरेट। ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखो वही बात है कि एक एक्सआई मैंने 0 लिया है और साथ में आप ये भी लिख दो कि भाई कोई भी एक्सआई नेगेटिव नहीं होगा, तो फिर यहां पे आप क्या लिख देंगे, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। वो तो आप चेंज कर ही सकते हैं ना, मान लो इन दोनों को मिक्स कर दूं तो फिजिबिलिटी आ जाएगी, इन दोनों को मिक्स कर दूं तो वहां भी फिजिबिलिटी आ जाएगी। ये तो कर सकते हैं अपन। भाई यहां से मैंने ये लिखा कि ये कंडीशन क्या आती है, सारे एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिजिबिलिटी आ जाती है। अब एक एक्स आई अगर 0 हो गया और साथ में मैं कह दूं कि कोई भी एक्स आई नेगेटिव नहीं है, मतलब सारे एक्स आई क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या बन जाएगा डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और यहां क्या बन जाएगा नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस प्रोसेस को, अपन जो अपन ने अलजेब्राइक प्रोसेस ली है इसको कैसे अपन को अप्लाई करना है। तो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल लिखता हूं, आप उसको पहले ग्राफिकली सोल्व करेंगे। क्या हो बेटा, तो ले लो ना, क्या दिक्कत है, मिल गया क्या। एक एग्जांपल लिखें सभी, ये लिख लेना इसमें, और इसको आप ग्राफिकली सोल्व करो सभी। पहले लिखिए मैक्सिमम जेड बराबर 3x1 प्लस 5x2 सच दैट x1 लेस देन इक्वल्स टू 4, 2x2 या x2 लेस देन इक्वल्स टू 6, और लिखें 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 18, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको आप ग्राफिकली सोल्व करो पहले। ऑनलाइन वाले बच्चे अपना भाई ये कैमरा वगैरह ऑन रखा करो ना, फिर लाइव के लिए क्यों परेशान होते हो। जब कैमरे वगैरह बंद करके बैठना है तो रिकॉर्डेड सुन लिया करो, है, ताकि मेरे को पता चले कौन बच्चा पढ़ रहा है। इसको आप ग्राफिकली सोल्व करेंगे पहले ना, फिर इसी क्वेश्चन को अपन अलजेब्राइक प्रोसेस से सोल्व करेंगे इसमें। फिर दोनों में क्या कॉमन है, क्या अपन बोल सकते हैं एक दूसरे से, ये हमें पता करना है। और इसी पे आजकल एक क्वेश्चन बन रहा है जो अपन को सीखना है। ये लिख लिया सबने, हटा देता हूं मैं ना। अब लिखें इसमें, आप इसमें ग्राफ इसका ड्रॉ करें और बताओ कितने कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, वो मेरे को बताने हैं आप लोगों को। इसको आप अलग से सोल्व कर लो। इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो इसमें ये मैं x1 ले लेता हूं और ये अपने पास मान लो ये x2 है। ठीक है, अब इसमें देखो x1 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो x1 बराबर 4 लाइन कौन सी होगी, मैं ज्यूम कर लेता हूं कि ये x1 बराबर 4 लाइन है। ठीक है, फिर कह रहा है कि x2 बराबर 6 लाइन, तो अपने पास यहां कहीं ना कहीं x2 बराबर 6 लाइन बन जाएगी।
ये अपन मान लेते हैं ये क्या अपने पास x2 बराबर 6 लाइन है, ठीक है। और क्या कह रहा है 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 18। तो ये कौन सी बनेगी लाइन बताओ, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 18। तो जब आप x1 को 0 रखेंगे तो x2 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और जब x2 को 0 रखेंगे तो ये 6, तो 0,9 यानी ऊपर होगा, आप लोग बना लो, यहां मैं तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इसमें। और 6,0 कहाँ होगा सर, 6,0 कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगा। तो ये कुछ लाइन इस तरीके से निकलेगी, आप बना लेंगे, यहाँ पे मेरे पास तो इसमें आगे जगह नहीं इधर। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से अपने निकलेगी और 9,0 पे मिला देंगे, आप बना लेंगे सभी। तो इसमें जो अपना वो हो सकता है कि ये थोड़ा इधर से निकले, लेकिन ये इन दोनों को कट करती हुई निकलेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कॉर्नर पॉइंट कौन से आए, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट होगा, और ये फाइंड आउट करो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है। रीजन तो देख लोगे ना कौन सा आएगा, सब अंदर वाला आएगा रीजन। तो रीजन तो सर ये वाला आना है, क्योंकि ये तो ग्राफिकल का ही क्वेश्चन है, तो अपन कर सकते हैं इसको। तो और एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आने वाला है, और एक ये पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए इसमें, 5 हो गए, ठीक है। और एक कॉर्नर पॉइंट तो हो गया 0,0, ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा आएगा 4,0, और ये वाला फाइंड आउट करो देखें, और ये आ जाएगा 6,0,6, ये कौन सा आया 4,3, और ये वाला 2,6, यही आ रहा है क्या सबका, कैलकुलेशन देख लेना भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे भी चेक कर लो, सबका यही आ रहा है क्या। वैल्यू नहीं निकालनी है बेटा, अपन को ये बता दो पॉइंट यही आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हमने किससे सोल्व किया, ग्राफिकल से। तो जब हमने इसको ग्राफिकल से सोल्व किया तो यहां पे कितने कॉर्नर पॉइंट आ गए, 5 कॉर्नर पॉइंट आए। अब इसी क्वेश्चन को अपन अलजेब्राइक अप्रोच से सोल्व करेंगे। उसमें क्या निकालेंगे अपन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और फिर ये देखना है कि वो जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेंगे और यहां ये जो कॉर्नर पॉइंट आए हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन होता है क्या। क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन देखे हो, पेपर देखे हो, तो अभी ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन ना पूछ के वो क्या पूछ रहा है आपको कि 2 वेरिएबल में क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन वहां पे उन वेरिएबल जो भी उसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि वो डीजनरेट सॉल्यूशन है, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है, या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसको अपन अलजेब्राइक अप्रोच से सोल्व करेंगे, तो उसमें कितनी कैलकुलेशन होगी वो अपन एक क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, हमें आइडिया लग जाएगा। तो इसी अलजेब्राइक अप्रोच को अपन ग्राफिकल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें ये सारी चीजें जो डीजनरेट, नॉन डीजनरेट, ये सारी चीजें अपन ग्राफिकल से भी बता पाए, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। क्योंकि ग्राफिकल से तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो पहले अपन इस एक क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं कि भाई बाद में अपन नहीं कर पाए, क्योंकि एक क्वेश्चन अपन अपने हाथ से कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें एग्जाम में ही नहीं करना है, और करना है तो फिर अपने वो नंबर किसी काम के नहीं है। फिर बात समझ में आई, क्योंकि कैलकुलेशन पे भी डिपेंड करता है ना, ये नहीं होगी भाई खूब सारी कैलकुलेशन अपन करे जा रहे हैं एक नंबर के लिए, वो भी जरूरी नहीं है। तो अब अपन इसमें अगर मैं अलजेब्राइक अप्रोच लगाऊं तो बताओ कैसे सोल्व करोगे। तो सर पहली बात तो ये है कि अलजेब्राइक अप्रोच में जब अपन बात करते हैं तो पहली बात तो वहां पे यहां इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहां तो इक्वेशन की बात करते हैं अपन। जबकि यहां पे इनइक्वालिटी दे रखी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन इनइक्वालिटी को अपन क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहां पे जब अगर ये लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो इसको इक्वल टू में चेंज करना है, तो यहां कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा। और ये जो वेरिएबल ऐड करते हैं इन वेरिएबल को क्या कहा जाता है, ये जो अपन वेरिएबल ऐड करते हैं इनको कहते हैं अपन स्लैक वेरिएबल। और अगर मान लो यहां पे इनइक्वालिटी अगर मान लो ग्रेटर देन होती तो इसका मतलब कुछ माइनस करना पड़ता, तभी इक्वल टू का साइन आता। और जब यहां माइनस करते हैं तो उस वेरिएबल को क्या कहा जाता है, सरप्लस वेरिएबल कहा जाता है। और ये चीजें अपने काम आएंगी आगे सिंप्लेक्स मेथड में भी, क्योंकि ये जो अलजेब्राइक अप्रोच है इसी से अपन आगे सिंप्लेक्स मेथड में जाते हैं।
तो यहां से इसमें सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऊपर लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है, अपन अच्छे से इसको डिटेल से करेंगे, बाद में एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होगी इसको। 3x1 + 5x2, और यहां से अब इसको अगर अपन चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ सर। यहाँ x1 प्लस इसमें देखो x1 x2 अपन ने काम में ले रखे हैं, तो यहाँ वेरिएबल में x3 ऐड कर रहा हूं और बराबर क्या आ जाएगा ये 4। और यहां अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ, x2 + x4 और बराबर सर ये 6 आ जाएगा। और इसमें ऐड करना पड़ेगा अपने को 3x1 और प्लस 2x2, और यहां आ जाएगा बच्चों यहाँ x5 और ये बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, और ये जितने भी xi हैं x1 x2 x3 x4 x5 ये सारे क्या होने चाहिए, >= 0 होने चाहिए। तो अब आप एक बात बताओ, अगर यहां पे आपने इनको ऐड किया है वेरिएबल्स को, तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो आपको यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी रखनी होगी। तो ये जो अपन स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, इनको अपन 0 वैल्यू के साथ हमेशा कहां रखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखते हैं। तो यहां पे इनकी जो कॉस्ट है वो क्या ली जाती है, 0 कॉस्ट के साथ रखते हैं। 0x3 + 0x4 + 0x5। ठीक है, तो यहां हमने जो वेरिएबल ऐड किए वो कौन कौन से हैं सर, x3 x4 x5, और इन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, स्लैक वेरिएबल। तो ये लिख लेंगे आप इसमें कि x3 x4 एंड x5 आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल, ठीक है। और अगर मान लो यहां पे > का साइन होता, तो यहां जो वेरिएबल ऐड होते तो यहां पे क्या होंगे, फिर माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे इसमें। अगर > का साइन होता अगर मान लो इनइक्वालिटी में, तो फिर आपको कुछ ना कुछ इधर माइनस करना पड़ता। तो उस वेरिएबल को अपन क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं आप इसमें। तो या वैसे तो मैं वहां पे लिखवाऊंगा आपको, दोबारा नहीं लिखें क्योंकि सिंप्लेक्स में अपन इसमें दोबारा लिखेंगे, उसमें वहां लिखवा देंगे। तो और लिखना चाहो तो लिख लो कि जो अपन > का साइन आता है, तो वहां जो वेरिएबल अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें उसको हम कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, अब देखो ये अपने पास इक्वेशन आ गई 3, वेरिएबल कितने आ गए 5। अब अगर 3, तो इसका मतलब अगर आप इस सिस्टम को बनाओगे तो ये 3x5 का सिस्टम बनेगा। तो अगर 3x5 का सिस्टम है तो सर यहां पर अपन जो बेसिस मैट्रिक्स लेके चलेंगे वो रैंक 3 की लेके चलेंगे। जैसे वहां पे m×n का सिस्टम था, तो वहां अपन जब भी बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, बेसिस मैट्रिक्स चूज करनी होती है। तो उसकी रैंक हम क्या लेके चले थे, m रैंक। तो यहां पे आप रैंक क्या लेके चलेंगे, 3 रैंक लेके चलेंगे। तो यहां जो आपकी बेसिस मैट्रिक होगी उसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी 3। और वेरिएबल कितने इसमें 5 वेरिएबल है, और इक्वेशन कितनी है 3 इक्वेशन। तो आप इसमें लिख सकते हैं इक्वेशन कितनी है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे, बाकी अपने आप हो जाएंगे। इक्वेशन 3 एंड वेरिएबल कितने हैं 5। तो यहां पे बेसिस मैट्रिक्स कितनी बन जाएंगी, क्योंकि यहां पे रैंक ऑफ ए जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे वो कितनी लेके चलेंगे, 3 रैंक लेके चलेंगे, क्योंकि सिस्टम क्या होगा 3x5 का होगा। और यहां पे नंबर ऑफ बेसिस मैट्रिक्स कितनी होंगी, एटमोस्ट 5c3 हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एटमोस्ट 5c3 बेसिस मैट्रिक्स, ये लिख सकते हैं। कितनी बेसिस मैट्रिक्स हो जाएंगी 5c3। ठीक है, अब जो आपके पास 5c3 का वैसे मान भी निकाल लो, कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो 10 लिख लो आप इसमें। 5c3 का मतलब हो गया कितना 10। तो इसमें सर इसका मतलब जो अपने पास मैट्रिक्स बनेंगी वो 10 मैट्रिक्स होंगी। अब उन 10 मैट्रिक्स में से जो बेसिस मैट्रिक्स है, अब ये जरूरी नहीं है कि उसमें हर बेसिस मैट्रिक्स का क्या आ जाए, वहां पे रैंक 3 आ जाए, क्योंकि जो 3 नहीं आएगा इसका मतलब बेसिस मैट्रिक्स में काउंट नहीं होगी। ये तो हमने एटमोस्ट बनाई है कि मैक्सिमम इतनी बन सकती है। तो जहां मैट्रिक्स आप 3x3 की बनाएंगे उसमें रैंक मान लो 3 नहीं आ रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या नहीं मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैक्सिमम 10 बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। जितनी बेसिस मैट्रिक्स बनती है उतनी हमें क्या मिलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन मिलेंगे।
लेकिन उतने मिल जाए हमेशा जरूरी नहीं, क्योंकि बेसिस मैट्रिक्स इतनी हो जाए वो जरूरी नहीं है। ये हमने एटमोस्ट बताई है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकते सर। इसके बेसिक सॉल्यूशन है वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन हमेशा 10 हो जाएंगे उसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो अपन बना के देखेंगे कि भाई मैट्रिक्स है वो रैंक 3 की बन रही है कि नहीं बन रही है 10। अगर 10 बन जाएंगी तो 10 मिल जाएंगे, फिर बात में आ गई। तो अब यहां से अगर आप इसका मतलब सर इसमें 3 वेरिएबल ऐसे होंगे जो बेसिक वेरिएबल लेंगे आप, और 2 वेरिएबल को आपको क्या लेना होगा हमेशा, नॉन बेसिक। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आप ये मैट्रिक्स जो बना रहे हैं बेसिस मैट्रिक्स, ये 3x3 की बनेगी, तो इसमें 3 इक्वेशन होंगी और 3 ही वेरिएबल हो तभी आप सोल्व कर पाओगे। जबकि अपने पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, 5 हैं, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल को आपको क्या रखना पड़ेगा, नॉन बेसिक वेरिएबल, और उनकी वैल्यू हमेशा क्या रखते हो आप, 0 रखते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 वेरिएबल को 0 रखेंगे, बाकी जो 3 बचेंगे उनके करस्पॉन्डिंग पहले तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना के देखेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है, क्योंकि नॉन 0 आएगा तभी वो रैंक 3 की होगी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसका मान निकालेंगे। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन अपन एग्जाम में करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो अभी करेंगे ठीक है, तो करो सभी। ये ग्राफिकल से तो मैंने सोल्व कर दिया है, अब अपन इससे करेंगे। एक क्वेश्चन करना है, जरूरी है, क्यों जरूरी है उसमें बाद में समझ में आएगा आपको। तो करें सभी या डायरेक्ट मान लिख दूं, कर लोगे क्या, करो देखें। तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं बेसिक वेरिएबल कितने हैं बच्चों, सर बेसिक वेरिएबल 3 होंगे, वो 3 हो जाएंगे, और वैसे नॉन बेसिक वेरिएबल ये सर 2 हो जाएंगे। तो यहां से मैं सबसे पहले मान लो ले लेता हूं कि सर मैं x1 बराबर x2 बराबर 0 रख रहा हूं, तो इसका मतलब ये बेसिक में नॉन बेसिक में आ गए। तो बेसिक में कौन बचे, x3 x4 x5, एक सॉल्यूशन निकालना देख लो, बाकी अपने आप निकाल लेना आप। तो अब देखो यहां पे ये इक्वेशन है सर, इसमें x1 x2 को आप 0 रख दिया आपने, तो अब x3 x4 x5 के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो, क्या आएगी बताओ। तो इसमें देखो x1 0 रख दिया आपने, तो सर यहां x3 का कोएफिशिएंट 1 है, यहां x3 का कोएफिशिएंट 0 है, यहां x3 का कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है। इसमें x4 का कोएफिशिएंट सर 0 है, इसमें x4 का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें x4 का कोएफिशिएंट 0 है, या x5 का कोएफिशिएंट 0 है, या x5 का कोएफिशिएंट 0 है, या x5 का कोएफिशिएंट 1 है। तो बताओ ये मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो। इसका मतलब नॉन जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब से इसकी रैंक 3 होगी, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट सर नॉन जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब यहां इसके अब मान लो अगर ये जीरो आ जाता तो फिर आप इसको हटा देते कि सर ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। बस ये सबसे पहले तो ये देखना होता है कि ये जो आप मैट्रिक्स बना रहे हैं, जिनके जो आप बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, तभी उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलती है, बेसिक सॉल्यूशन। वरना बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो एक कम हो जाएगा। इसीलिए तो अपन देखो या एटमोस्ट यूज करते हैं, एग्जैक्टली नहीं लिखा मैंने कि 10 मिल जाएंगे, ऐसे कम होते जाते हैं। तो ये तो मिलेगा। तब आप देख लो इसमें x1 0 रख दो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, सर x3 का मान तो 4, x2 0 रखा है, x4 का मान 6, और यहां पे x1 0 x2 0, तो x5 का मान 18, ये तो निकल गया सीधा। तो एक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन मिल गया सर, कौन सा, 0 0 4 6 18। ये बेसिक सॉल्यूशन भी है और फिजिबल भी है और नॉन डिजेनरेट भी है सर, है कि नहीं है। तो नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसका नाम हो गया। अब बाकी आप निकाल लो, करो देखे मेहनत नहीं निकालो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं एग्जाम में नहीं निकालने, केवल यहां पे आपको एक क्वेश्चन अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना काम करोगे 1 नंबर के लिए तो मतलब भी नहीं है, आप सोचो खुद भी। और फिर पढ़ाने का भी मतलब नहीं है। अगर यही तुम्हें सिखाना है तो फिर मेरे पास इतनी दूर आने की क्या जरूरत है ये तो बुक में भी लिखा मिल जाएगा आपको, समझ गए। अब क्या करेंगे अपन, अब सर मैं x1 बराबर x3 बराबर 0 रख दूंगा, फिर मैं करूंगा यहां पे x1 बराबर x4 बराबर 0, फिर मैं x1 बराबर x5
बराबर 0, फिर मैं x2, ये मैं नॉन बेसिक ले रहा हूँ, और x2 बराबर x3 बराबर 0, फिर मैं करूँगा सर x2 बराबर x4 बराबर 0, ये केस बनेंगे इसमें 10 बनेंगे, लेकिन 4 तो निकालने नहीं पड़ेंगे आपको, नहीं 4 नहीं, हाँ जिनमें एक कई तो ऐसे होंगे जिनमें रो ही 0 आ जाएगी पूरी। फर्स्ट में आ रही है क्या? अच्छा, वो आप लोगों के पास लिखा होगा इस द इक्वेशन। हाँ तो इसमें बता रहा हूँ ना मैं, ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को, 5 ही निकालने पड़ेंगे जहां तक मेरे को आइडिया है। करके देखो। और डायरेक्ट लिखने तो मेरे पास निकालने में मैं लिख देता हूं, x2 x4 0 हो जाएंगे, और यहां पे x2 बराबर x5 बराबर 0, x3 बराबर x4 बराबर 0, और यहां क्या बनेगा बताओ, x3 बराबर x5 बराबर 0, और सर x4 बराबर x5 बराबर 0। इतने केस बनेंगे देख लो, ये 3 और 3 6 3 9, ये हो गया, 1 2 10 हो गया। तो देख लो मैं लिख देता हूं किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा किसके नहीं मिलेगा। तो आप देख लो इसमें जब x4 और x5 सॉरी x3 f5 वाला निकाल लिया क्या अपन ने? नहीं, तो एक तो देखो यहां पे मिल जाएगा आपको, ये लिख लिया ना सबने, हटा देता हूं मैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी आप घर पे फुर्सत से निकाल लेना इसको। तो x1 x3 पे नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा आपको ना, और फिर आपने x1 x4 लिया है ना, तो इस पे भी नहीं मिल रहा होगा, शायद मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या इस पे? क्या मिल रहा है बताओ? ये 0 फिर 4 6 0 0, ठीक है। और x1 x5 पे ये 0 थोड़ी आएगा बेटा इसमें, है? ये दोबारा देखो, 0 नहीं आएगा ना, 10 आएगा, दोबारा देखो 10 भी नहीं आ रहा होगा, दोबारा देखो, देखें x1 x4 को 0 रख रहे हो आप इसमें, तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है? 6 नहीं आ रही है, 6 आएगी ना, नहीं ये भी मेरे को गड़बड़ लग रही है, उल्टी लिख रही है, है ना? हाँ, अब देख लो तुम लोगों की कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। चलो मैं लिख देता हूं, आप लोग बाद में चेक कर लेना। x2 x3 पे मिलेगा एक, ये आएगा 4 0 0 12 6, ठीक है। और एक x1 x4 पे मिल गया, ठीक है ये आपका, और एक x1 x4 x5 पे मिलेगा यहाँ पे, और ये मिलेगा 2 6 2 0 0, ठीक है। तो कितने हो गए? एक उधर अपने लिख लिया था, और ये कितने हो गए अपने पास? वो कब मिला था? x1 और x2 को 0 लिया था, तो वो उधर लिख दिया है मैंने। x2 x3 पे मिल गया, x3 x5 पे, x3 x5 पे मिलेगा एक, ये यहां मिलेगा, और ये मिलेगा 0 6 4 0 6, ये मिलेगा, ठीक है। ये सेम ही मिल रहे हैं ना दो, नहीं क्या लिख रहा हूं, ये मिलेगा 4 3 0 6 0, ये मिल जाएगा, हो गए 5, ये मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे किसी भी केस में। तो वही तो मैं बता रहा हूं ना, क्या सीखना है अपन को। और एक ये इधर मिल गया था। अब आप एक बात बताओ, इसमें जो आपने ग्राफिकल बनाया था, तो वो ग्राफ मेरे को बताओ क्या बना था? ये लिख लेना भैया, आप घर पे बना लोगे ना, पहले ये बताओ। ये जो 5 मैंने जो क्रॉस लगाए ना,
इनके करस्पॉन्डिंग जो बेसिस मैट्रिक्स आएगी ना, उनकी रैंक 0 आ जाएगी, सॉरी उनकी जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाएगा, तो वहां रैंक 3 नहीं रहेगी उनकी। तो जब रैंक 3 नहीं आएगी तो उनके करस्पॉन्डिंग क्या नहीं मिलेगा, हमें कभी भी बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो ये आप खुद ट्राई कर लेना घर पे। अब आप एक बात चेक करो इसमें कि सर हमने जब इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल से सोल्व किया तो वहां पे हमें कितने कॉर्नर पॉइंट मिले, 5 कॉर्नर पॉइंट मिले। और जब हमने इसको एल्जेब्रिक अप्रोच से सोल्व किया तो यहां हमें 5 ही क्या मिल रहे हैं, बीएफएस मिल रहे हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो जितने कॉर्नर पॉइंट थे उतने हमें यहां क्या मिल रहे हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन हो सकता है कि हमें जितने कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे उतने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेंगे, कि जितने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेंगे उतने ही कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे? अगर ऐसा कुछ रिलेशन अपन ढूंढ लें तो सर इसी क्वेश्चन को अपन अलजेब्राइक अप्रोच से करने की बजाय कहां से कर सकते हैं, ग्राफिकल से कर सकते हैं। क्या वहां से बता सकते हैं कि भाई कितने नॉन डीजनरेट होंगे, कितने डीजनरेट हो जाएंगे? बात समझ में आ रही है क्या? ये हमें यहां से पता करना था। तो अब आपके पास जो ग्राफिकल आपने बनाया था, तो बताओ उसमें क्या बना था ग्राफ? मेरे को जहां तक याद है कुछ ऐसा बना था, एक लाइन ऐसी थी, एक लाइन ऐसी थी कुछ, और एक लाइन कुछ इस टाइप की थी, जो भी था ना, ये कॉर्नर पॉइंट बने थे। यहां ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा था? ये तो था अपने पास शायद मेरे को जहां तक याद है 0,6, ये था 0,0, और यहां से ये कॉर्नर पॉइंट था क्या, 4,0, और ये क्या बना था 4,3, और ये वाला ये 4,3 था ना, और ये 2,6। तो आप इधर ध्यान दो, जो हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है 0,0, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 0,0, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा बीएफएस है इनमें से? एक वो उधर लिखा हुआ है, ये रहा। बात समझ में आई कि सर यहां ये कॉर्नर पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा। क्योंकि बाकी किसी में भी देख लो x1 x2 0 नहीं है ना, तो इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें। यहां जो हमारे पास 4,0 है, तो x1 x2 का मान 4,0 कहां पे है सर, ये रहा। इसका मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? और यहां पे x1 x2 का मान है 4,3, तो 4,3 और कहां पे है, ये रहा। तो सर इस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें ये बीएफएस मिल रहा है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है। और यहां जो 2,6 है कॉर्नर पॉइंट, तो 2,6 के करस्पॉन्डिंग सर ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है। और बचा कौन सा 0,6, ये मिल रहा है सर। तो हर कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, एक बीएफएस मिल रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि सर एक कॉर्नर, तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखें, ये रिजल्ट होता है इसमें कि हर बीएफएस के करस्पॉन्डिंग कॉर्नर पॉइंट होगा और हर कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बीएफएस होगा। लेकिन क्या इनमें 1-1 करस्पॉन्डेंस होगी? जैसे यहां तो 1-1 करस्पॉन्डेंस आ रही है कि एक बीएफएस के करस्पॉन्डिंग एक ही कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है और एक कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही बीएफएस मिल रहा है। क्या हमेशा ऐसा होगा? ये हमें पता करना है। तो ये तो अपन यहां से सीख सकते हैं कि सर अगर हमारे पास जो भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा और कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बीएफएस जरूर मिलेगा। ये हमेशा इसमें आपस में रिलेशन होता है। लेकिन यूनिक मिलेंगे ये हमें जरूर यहां से भी, क्योंकि यहां तो यूनिक मिल रहे हैं, हमें हमेशा यूनिक मिलेंगे ये जरूरी है या नहीं है, ये सेकंड अपना क्वेश्चन है। क्योंकि यहां तो आप देख लो यूनिक भी मिल रहे हैं और साथ में सर सारे के सारे क्या है, नॉन डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तो ये अपन आगे स्टेटमेंट लिख लेंगे कि भाई इनमें आपस में क्या होता है कि एक बीएफएस के करस्पॉन्डिंग इधर कॉर्नर पॉइंट मिलता है और कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या मिलता है, बीएफएस मिलता है। लेकिन कितने मिलते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन मिलता जरूर है, कम से कम एक तो जरूर मिलता है। ये बात यहां से अपन देख सकते हैं। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल से दिखाई है, इसमें प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि प्रूफ भी अपने किसी काम भी नहीं आएगा, इसलिए अपन इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस चीज को कि कैसे अपन इनको रिलेट करते हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ गई है? अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, उसमें देखते हैं कि क्या हमेशा ये नॉन डीजनरेट ही मिलेंगे, डीजनरेट का केस कब आएगा, ये चीजें अपन देखते हैं।
तो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इन दोनों क्वेश्चन से अपन सारी थ्योरी सीख जाएंगे कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो सेकंड क्वेश्चन लिखो और उसको सोल्व करो। ये लिख लिया सबने। इसको आप ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कुछ कह रहे हैं क्या? बेटा आप लोग ये एक तो ना, मैंने कहा ना कैमरा ऑन रखो ताकि मेरा ध्यान जाए इधर, है ना, पता नहीं रहता इधर भी कोई बैठा हुआ है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखें आप, और फिर अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे साथ में एक साथ। क्वेश्चन लिखें सभी। मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 9x2 सच दैट, इसको पहले ग्राफिकल से सोल्व करेंगे आप, x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 8, और यहां x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 4, और x1 कॉमा x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो पहले वाला क्वेश्चन देखा, उसमें सर हमें 1-1 करस्पॉन्डेंस मिल रही है कि एक कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक बीएफएस मिल रहा है और एक बीएफएस के करस्पॉन्डिंग एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, और वो भी बीएफएस भी क्या मिल रहा था वहां पे, नॉन डीजनरेट मिल रहा था। और नॉन डीजनरेट कब आता है आपको पता है कि जब सारे जो अपने बेसिक वेरिएबल हैं वो क्या आ जाएं, ग्रेटर देन 0 आ जाएं। तो इसको आप ग्राफिकली सोल्व कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखो इसमें एक लाइन है अपने पास x1 प्लस 2x2 बराबर 4। तो देखो बच्चों, यहां इधर x1 बन जाएगा और इधर मैं x2 बना लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं x1 प्लस 2x2 बराबर 4 दिया हुआ है, तो इसमें x1 को जब आप 0 रखेंगे तो x2 का मान 2 आ जाएगा, और जब x2 को 0 रखेंगे तो 4,0। तो ये लाइन कहां से जाएगी, देखो 0,2। तो 0,2 का मतलब हो गया यहां ये लाइन है, ठीक है। तो 0,2 और ये मान लेते अपन 4 से जा रही है, ये लाइन होगी, ठीक है। और यहां से ये लाइन कहां से जाएगी, x1 प्लस 4x2 बराबर 8 हो जाएगा। तो यहां से जब x1 को 0 रखेंगे तो 0,2 और यहां से 8,0, तो सर यहां से ये जो लाइन है ये इधर जाएगी, मान लेते हैं अपन। और ये अपन मान लेते हैं कि ये सर 8,0 है, और ये पॉइंट कितना आया था, 4,0, और ये जो पॉइंट है वो कितना आया था अपना, ठीक, ये 0,2 पॉइंट है, और रीजन ये आ जाएगा, देख सकते हैं सभी, ये रीजन आ जाएगा, और ये पॉइंट आ गया, ये भी पॉइंट निकाल लिया, और ये पॉइंट है 0,0। कितने कॉर्नर पॉइंट है, 3 कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूं किससे, अलजेब्रिक अप्रोच से। तो वही बात है, पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे हमेशा जो वेरिएबल लेंगे उनको क्या कहते हैं अपन, स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ पे इनको आप चेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, सर x1 प्लस 4x2 और प्लस x3 बराबर 8 हो जाएगा, और यहां x1 प्लस 2x2 और प्लस x4 बराबर 4 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पे वही बात है, अपने पास इस मैट्रिक्स की रैंक क्या लेनी पड़ेगी, सर रैंक है वो 2 लेनी होगी, क्योंकि ये सिस्टम क्या हो गया, इसमें 4 वेरिएबल है और 2 इसमें इक्वेशन है, तो रैंक 2 लेनी है हमें। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कितने होंगे, सर बेसिक वेरिएबल है वो भी 2 होंगे, और नॉन बेसिक वेरिएबल है वो भी कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। नॉन बेसिक भी 2 होंगे और बेसिक भी 2 हो जाएंगे। तो वही बात है, इसमें टोटल कितने यहाँ पे बेसिक वेरिएबल मिले, बेसिक सॉल्यूशन मिलेंगे, जितनी बेसिक जो बेसिस मैट्रिक्स मिलेंगी वो कितनी हो जाएंगी, यहां से एटमोस्ट 4c2, ठीक है। तो यहां से अपने लिख सकते हैं बेसिस मैट्रिक्स कितनी मिलेंगी, एटमोस्ट 4c2 यानी ये 6 हो जाएंगी। तो मैक्सिमम 6 मिलेंगे वो आपको, और ये तो आप यहां बना के भी देख सकते हो, देख लो सर यहां पे वही बात है, 1 1, यहां 4 2, फिर यहां पे
1001, ये तो बनेगा कोफिशिएंट। तो जब आप किन्हीं दो, पहले वही बात है कि आप x1 x2 को 0 लेंगे, तो ये मैं आप लिख देता हूं, आप घर पे सोल्व कर लेंगे इसको। इसमें अपन को मैक्सिमम 6 है, तो कितने मिलेंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें देखो आप बच्चों लिख लेंगे आप कि जब आप x1 x2 को 0 रखेंगे, जब आप x1 बराबर x2 बराबर 0 रखेंगे, तो इस केस में हमें मिलेगा 0084, ठीक है। फिर अगर आप x1 x2 को 0 रखा, x1 x3 को 0 रखेंगे, जब आप x1 बराबर x3 बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि दो को क्या लेंगे अपन 0 और 2 की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नॉन बेसिक कितने इसमें 2 है सर, उनको 0 रखना है। बात समझ में आ गई। तो यहां से x1 x3 को जब 0 रखेंगे, यहाँ पे x1 x3 को 0 रखेंगे, तो यहां पे अपने सॉल्यूशन मिलेगा 0200, ठीक है। तो 2 मिल गए यहाँ पे। और फिर x1 x4 को 0 रखेंगे, तो x1 बराबर x4 बराबर 0 होगा। तो जब x1 x4 को 0 रखेंगे, तो यहां मिलेगा अपन को 0,2,00। बात समझ में आ गई। और फिर अपन रखेंगे x2 x3 को 0, तो x2 x3 को 0 रखेंगे, तो इस केस में x2 बराबर x3 बराबर 0, तो यहां मिलेगा अपन को 8,0,0 -4। तो ये तो अपना बेसिक फिजिबल नहीं है, बेसिक सॉल्यूशन तो है लेकिन फिजिबल नहीं आएगा, है ना। 4 मिल गए। और फिर अपन देखते हैं, यहाँ x2 x3 को 0 रखा, अब x2 x4 को 0 रखो, तो x2 x4 को 0 रखेंगे, तो ये अपन को मिल जाएगा, ये अपन को मिलेगा 4040, मान निकाल सकते हैं अपन ये। और अब लास्ट इसमें x3 बराबर x4 बराबर 0 रख देंगे, और x3 बराबर x4 बराबर 0 रखेंगे, तो ये मिलेगा बच्चों 0,2,00। बताओ, ये आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। दो वेरिएबल को 0, जो अपन ने कोई भी आप जो नॉन बेसिक वेरिएबल लेके चल रहे हैं उनको 0 रख दो, बाकी दो को सोल्व कर लो। पहले उनके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, सबकी रैंक 2 आ रही है। यहाँ से बना के देख सकते हो, इसके साथ पहले इसको लेंगे, इसके साथ फिर इसको ले लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे, फिर इसके साथ इसको, इसके साथ इसको ले लेंगे, फिर इसके साथ इसको ले लेंगे। इसे तो बनाना होता है, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब इधर ध्यान दो एक बार, सर हमने जब x1 x2 को नॉन बेसिक वेरिएबल लिया तो हमें यहां बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला, जो क्या है, नॉन डीजनरेट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सर ये मिला हमें नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मिला कि नहीं मिला। और ये कौन से कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, सर इस वाले के। बात समझ में आ गई। दूसरा, जब हमने x1 x3 को क्या लिया, नॉन बेसिक वेरिएबल लिया, तो यहां बेसिक सॉल्यूशन मिला 0,2,00। तो यहां पे आप खुद देखोगे इन दो को तो हमने 0 रखा था, x1 और x3 को, लेकिन यहां पे सर x4 का मान तो 0 आया है, और एक वेरिएबल 0 आ जाता है तो ये क्या बन गया, नॉन डीजनरेट की जगह डीजनरेट आ जाएगा। डीजनरेट आ गया कि नहीं आ गया। और डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो सर इसको हम लिख सकते हैं डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, DBFS हो गया। अब ये किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है आपको, सर ये इस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। फिर जब अपने x2 x4 को क्या लिया, नॉन बेसिक वेरिएबल लिया, तो यहां x2 x4 को 0 रख दिया, बाकी अपन को क्या मिले हैं, नॉन जीरो। तो ये कोड जो अपने को मिला ये भी क्या आ गया, नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या, हाँ ठीक है ना, 4,0 ये आ जाएगा। तो ये कौन से कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिला, सर ये इस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और इस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी मिल गया हमें। और ये क्या है, देखो नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। फिर जब हम यहां पे आए, x1 x4 को बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल लिया, तो यहां पे हमें मिला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन 0,2,00। सर ये भी इसी कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, इसी कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग है। और ये भी क्या है, सर ये डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। अब इसको लेते हैं तो सर ये तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो अपन हटा दें तो ये क्या हो जाएगा,
ये केवल बेसिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक फिजिबल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग तो हमें देखना ही नहीं है। अब यहां जब x3 x4 को 0 रखा मैंने, तो सर इसके करस्पॉन्डिंग में हमारे को क्या मिला, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और ये भी सर इसी कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है। ये तीनों सॉल्यूशन सेम है, आप देखो इसको, है कि नहीं है? देखो इधर सर, ये जो आपने, अब देखो इधर ध्यान दो, ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग आपको सर एक ही बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला जो नॉन डीजनरेट है। इस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में हमें एक ही बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला जो नॉन डीजनरेट है, लेकिन सर इस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें 3 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिले जो तीनों के तीनों क्या है, डीजनरेट है, और सॉल्यूशन सेम है। देखो आप 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0, लेकिन वैसे सॉल्यूशन सेम नहीं है। ये क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि सर जब आपने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था ना, उस केस में आपने जो बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल है वो x1 x3 लिए थे, और जब आपने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था तो नॉन बेसिक वेरिएबल आपने सर x1 x4 लिए हैं, और जब आपने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो नॉन बेसिक वेरिएबल आपने x3 x4 0 लिए। तो सेम तो कैसे हो सकता है? वैल्यू सेम आ रही है लेकिन सॉल्यूशन तो सेम नहीं है ना, क्योंकि तीनों सॉल्यूशनों में जो नॉन बेसिक वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल अलग अलग है, वो सेम नहीं है। तो यहां से अपन को एक चीज सीखने को मिली कि सर जो कॉर्नर पॉइंट जिन पे केवल, मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल अभी ग्राफिकल यानी आर स्क्वायर की बात कर रहा हूं, अपन आर एन की भी बात कर सकते हैं। आर स्क्वायर में जिस कॉर्नर पॉइंट पे केवल 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा और वो नॉन डीजनरेट आएगा। तो मतलब सर नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक ही कॉर्नर पॉइंट होता है और एक कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही नॉन बीएफएस यानी नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका मतलब जब एक से ज्यादा किसी कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बीएफएस आते हैं, वो कब आते हैं? जब वहां 2 से ज्यादा लाइनें कट कर रही हूं। क्योंकि देखो आप इस पॉइंट पे कितनी लाइन कट कर रही हैं, 3 लाइनें कट कर रही हैं। आप देख लो 3 लाइनें कट कर रही हैं इसमें, और 3 लाइनें कट कर रही है तो यहां पे अपने पास क्या आ रही है, डीजनरेसी आ रही है। तो इसका मतलब सर 1-1 करस्पॉन्डेंस तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। जैसे पिछली बार हमने जो एग्जाम्पल किया था वहां तो जितने बीएफएस थे उतने ही कॉर्नर पॉइंट थे, और जितने कॉर्नर पॉइंट थे उतने ही बीएफएस थे। लेकिन सर यहां तो ये चीज फेल हो रही है, यहां कॉर्नर पॉइंट तो 3 है लेकिन बीएफएस तो 5 है। बीएफएस कितने हैं? 5 हैं। तो 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं हो सकता। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें 1-1 करस्पॉन्डेंस किन के बीच में होता है? जो नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं में 1-1 करस्पॉन्डेंस होता है। यानी एक कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक नॉन डीजनरेट बीएफएस मिलेगा और एक नॉन डीजनरेट बीएफएस के करस्पॉन्डिंग एक कॉर्नर पॉइंट होगा। लेकिन अब आप देखो, अब आपको मान लो ये क्वेश्चन दे रखा होता तो आप इसको ग्राफिकली थोड़ी करते, सॉरी अलजेब्रिक सोल्व नहीं करते, अपन इसको ग्राफ से देख लेते, क्योंकि जहां जिस कॉर्नर पॉइंट पे 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वहां हमें एक ही कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही क्या मिलेगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, और वो क्या होगा, हमेशा नॉन डीजनरेट होगा। लेकिन जिस कॉर्नर पॉइंट पे 2 से ज्यादा लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी, 3 की जरूरी नहीं है, 2 से ज्यादा कर जाएंगी, वहां हमेशा डीजनरेसी आ जाएगी। तो वहां अपन नहीं कह सकते कि हमेशा एक मिलेगा, मोर देन 1 मिलेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या आ जाएगी, डीजनरेसी। तो जब भी आपको डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वही मिल सकता है आर स्क्वायर के अंदर। ये मैं आर स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ग्राफिकल में बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक्स वाई लेके चल रहे हैं प्लेन। लेकिन आर एन में बात करेंगे तो वहां पे कितनी लाइनें आ जाएंगी, n+1। वहां पे n+1 लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सर आर स्क्वायर में जब आप बात करेंगे तो वहां जिस कॉर्नर पॉइंट पे 2 से ज्यादा लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी उस कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, हमेशा डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, और वो मोर देन 1 होंगे।
तो 1-1 करस्पॉन्डेंस हमेशा नहीं होता है। तो क्या क्या सीखने को मिला बता दो। ऐसे सुनने सुनने कैसे हो गए? बताओ क्या सीखा हमने? हाँ बोलो। जो सीखा वो बोल दो भाई। सर यहां से हमने ये सीख लिया कि हमें अगर कोई भी ग्राफिकल, मान लो अगर 2 वेरिएबल में कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, भले ही वो बेसिक फिजिबल की इनकी बात कर रहा हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन इनकी बात कर रहा है, तो अपन ग्राफिकल से ही सोल्व करेंगे उसको। एल्जेब्राइक अप्रोच से अपन थोड़ा बचेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो हम कोशिश ये, इसलिए मैंने इसको आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया कि भाई आप इससे कैसे देख सकते हैं। तो जब सर हमें अगर कॉर्नर पॉइंट, जितने कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे उतने अपन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आपको बीएफएस मिल ही नहीं रहा है। हमेशा क्या मिलेगा? ए बीएफएस के करस्पॉन्डिंग कॉर्नर होगा, कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग बीएफएस होगा। ये तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सर 1-1 करस्पॉन्डेंस होना जरूरी नहीं है। लेकिन 1-1 करस्पॉन्डेंस कहां होता है? जहां पे हमारे पास नॉन डीजनरेट बीएफएस होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या मिलता है? 1-1 करस्पॉन्डेंस मिलता है। लेकिन 1-1 करस्पॉन्डेंस कहां फेल होता है कि सर यहां पे, क्योंकि देखो कॉर्नर पॉइंट एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें बीएफएस है वो ज्यादा मिल गए, मोर देन 1 मिले कि नहीं मिले? लेकिन ये कब मिले? सर 2 से ज्यादा लाइनें इंटरसेक्ट। तो जिस कॉर्नर पॉइंट पे 2 से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वहां अपन कह देंगे सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है? डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलने वाला है। आगे बात समझ में? तो ये पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लो, फिर मैं ये सारी लैंग्वेज आपको लिखवा देता हूं। इंटरसेक्टिंग अच्छा लगा? सही है बेटा। इंटरसेक्टिंग में क्या अच्छा लगा? है? अच्छा मेथड अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है। नहीं, मेथड आपको अच्छे लगेंगे, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? अभी तो एलपीपी शुरू ही कहाँ हुई है भाई। ग्राफिकल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ा नहीं क्या? पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। अभी ये थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत अपन ने शुरुआत की है। आगे सिंप्लेक्स आएगा, फिर ड्यूअल है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है अपने सिलेबस में, है ना? और उसमें भी शायद 2 फेज मेथड वगैरह भी हैं सिलेबस में। तो सारे पढ़ेंगे अपन, सब है सिलेबस में। लिखो, इसको लिख लो। साढ़े 7 हो गए बच्चे, टाइम का। अच्छा तुम लोग तो बहुत देर से बैठे हो ना, सही बात है, क्योंकि नेट वाले बच्चे हैं वो 3 बजे से बैठे हैं बेचारे। तो इनमें चलो रिजल्ट मैं कल लिखवा दूंगा, आप ये सोच के आएंगे कल, और इन पे एग्जाम के क्वेश्चन मैं कल आपको करवाता हूं इसमें जो भी आए हुए, ठीक है? तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो मैं कल लिखवा दूंगा, आप लोग इसको तैयार करके आए, और फिर अपन कल आगे सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे, ठीक है?